हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग लेंसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था आपको, शटर शटर एंगल, वो सारी बातें हमारी हो गई है ऑलमोस्ट। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेंसेस फॉर सिनेमाटोग्राफी। सबसे पहले लेंसेस का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि हम लोगों को एक आइडिया आ जाना चाहिए कि लेंसेस होते क्या है ना। हम लोग लेंसेस को मोस्टली, देखिए क्या है कि सिनेमा में जब भी बात किया जाता है लेंसेस के बारे में तो फॉर्मेट के हिसाब से बात करना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर डिजिटल एरा में भी रह रहे हैं तो सुपर 35 वाले साइज़ के सेंसर जो हैं उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो लेंसेस का रेंज डिफरेंट हो जाता है। और 35 mm फुल फ्रेम की बात करते हैं तो रेंज डिफरेंट हो जाता है। 35 mm फुल फ्रेम यानी कि हमारा जो DSLR या मिररलेस पे फुल फ्रेम जो होता है, जिसकी साइज़ 24/36 मिलीमीटर का सेंसर होता है, उसे हम फुल फ्रेम बोलते हैं। तो उसके लिए जो लेंसेस की बात करते हैं वो भी डिफरेंट रेंज हो जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट full frame cameras only because we are all using presently full frame bodies of mirrorless। तो बाकी फिर सुपर 35 वगैरह के बारे में वो बाद में बात करेंगे, है ना। देखिए, फुल फ्रेम के साथ में रेंज जो है लेंसेस का वो ऐसा स्टार्ट होता है कि अगर हम नॉर्मल लेंस बोलेंगे यानी कि स्टैंडर्ड लेंस बोल के भी बोलेंगे, है ना। तो स्टैंडर्ड या नॉर्मल लेंस जब बोलेंगे तो हमारे आँखों का जो एंगल ऑफ व्यू है उसको मैच होने वाला एंगल ऑफ व्यू का लेंस माना जाएगा। वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 50 mm, है ना। तो 50 mm को हम लोग स्टैंडर्ड लेंस मानते हैं। अब वो स्टैंडर्ड से और एक भी मतलब आता है कि उसके दोनों तरफ हम लोग मूव हो सकते हैं। जैसे अगर आप स्टैंडर्ड लेंस से ज़्यादा एंगल ऑफ व्यू देख रहे हो तो वाइडर हो जाएगा, और उससे कम देख रहे हो तो टेली हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग 35 mm फॉर्मेट के लिए एक्चुअली वाइड एंगल का जो रेंज होता है वो लगभग 22 से लेके 40 mm तक का वाइड एंगल मान के चलेंगे, है ना। 24 से लेके 40 तक का वाइड एंगल। अब 40 भी नहीं, 35 पकड़ के चलो, तो यानी कि 24 से 35 वाइड एंगल है। और उससे ज़्यादा अगर वाइड चाहिए, जैसे कि हम लोग लेस देन 24 mm या 20 mm बोलेंगे तो उसको अल्ट्रा वाइड एंगल बोलेंगे, है ना। तो मतलब अल्ट्रा वाइड एंगल, स्टैंडर्ड या नॉर्मल, ठीक है। फिर उसके बाद में जो रेंज आता है वो 70 से 120 mm तक का। अब ये 70 से 120 mm तक का रेंज जो है इसको हम लोग एक मतलब स्टैंडर्ड टेली बोल के भी बोल सकते हैं, है ना। या तो फिर हम ये बोल सकते हैं पोर्ट्रेट रेंज बोल सकते हैं, है ना। मोस्टली हम लोग पोर्ट्रेट्स इसी रेंज में शूट करते हैं। जब भी हम लोग शूट करते हैं पोर्ट्रेट्स तो इसी रेंज में शूट करते हैं। तो लॉजिकली देखा जाए तो हम इसको पोर्ट्रेट रेंज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिनेमा के अंदर भी जब शूटिंग करते रहते हो आप तो मोस्टली इसी रेंज में करते हो। तो इसको मीडियम टेलीफोटो भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब 135 mm से ऊपर के जितने भी रेंज होते हैं लेंसेस, 135 एंड अबव, उसको हम लोग अल्ट्रा टेली या टेलीफोटो लेंसेस बोल सकते हैं। मतलब आपको मीडियम टेली और टेलीफोटो की बात कर रहे हैं। टेलीफोटो यानी कि एब्सोल्युटली आप नैरो एंगल में शूट कर रहे हो, बहुत नैरो एंगल में, है ना। तो नैरो एंगल में शूट कर रहे हो यानी कि आप अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 10 डिग्रीज का एंगल ऑफ व्यू यूज कर रहे हो, है ना। तो ये आपको अल्ट्रा टेली या टेलीफोटो लेंसेस बोला जाएगा अबव 135 mm। अब हम थोड़ा सा वापस से स्टैंडर्ड लेंस के पास आएंगे,
है ना। स्टैंडर्ड हम लोगों ने क्या बोला, 50 mm। 50 mm फुल फ्रेम के लिए स्टैंडर्ड माना जा रहा है ना। अगर आपके पास में सुपर 35 mm पे शूट हो रहा है तो 35 mm को स्टैंडर्ड माना जाएगा। 35 mm ऑफ द लेंस, उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड लेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्रॉप फैक्टर है 1.4 1.5 का, मतलब 35 mm के कंपैरिजन में वो इंटू 1.4 आपके लेंस को मैग्नीफाई करेगा। मतलब 35 mm इंटू 1.4 वही फुल फ्रेम के लिए काम में आने वाला लेंस माना जाएगा, है ना। तो ये आपको क्रॉप फैक्टर जो है 1:1.4 का आ रहा है, 1.5 का आ रहा है सुपर 35 में। तो आपका जैसे स्टैंडर्ड लेंस 35 mm हो गया है तो आपका वाइड एंगल का रेंज भी बढ़ जाएगा, 18 mm से लेके 30 mm तक वाइड एंगल माना जाएगा फिर, है ना। और अल्ट्रा वाइड एंगल 18 से नीचे के लेंसेज को अल्ट्रा वाइड एंगल बोलेंगे। उसी तरह से टेली साइड में भी होगा। जब हम स्टैंडर्ड लेंस के बाद में पोर्ट्रेट लेंस टेली, जो मीडियम टेली की बात कर रहे हैं, तो वो पोर्ट्रेट लेंसेज सारे के सारे 50 mm से लेके 80 mm तक पोर्ट्रेट में चला जाएगा। पहले कितना था, 70 से 120, है ना। तो वो ऐसे बदल जाएगा। और फिर टेलीफोटो या अल्ट्रा टेली भी वैसे ही होगा, है ना। तो अबव 100 mm अल्ट्रा टेली माना जाएगा। तो ये जो है ना, ये फ़र्क आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप शूटिंग करते हो तो लेंस चूज़ करते समय आपको अपने फॉर्मेट को ध्यान में रख के ही चूज़ करना पड़ता है। ये मैं, भले ही आप मिररलेस और DSLR यूज़ कर रहे हो, लेकिन कई मिररलेस और DSLR में जब आप 4K शूट करते रहते हो तो क्रॉप फैक्टर ऐड हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि हम तो फुल फ्रेम वाले हैं और हम लोग 35 mm के जगह में 50 mm को नॉर्मल लेंस मान के चलेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप 4K पे शूट कर रहे हो तो क्रॉप फैक्टर ऐड हो जाएगा और आपका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि उस कैलकुलेशन के ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंडेंट रहती है, जो मैं आपको लेंसेज के यूजेस के टाइम पे बताऊंगा, है ना। अब एक और बात, जैसे हम लोगों ने ये सारा रेंज के बारे में बात किए, तो सिनेमा लेंसेज की जब बात आती है, मतलब सिनेमा लेंसेज या सिनेमाटोग्राफी को यूज़ करने वाले लेंसेज, है ना, दो चीज़ें। तो अगर आप एब्सोल्युटली एक प्रोफेशनल सिनेमा लेंस की बात करते हो, वो अलग चीज़ है। और हमारे जो अवेलेबल लेंसेज है उसको सिनेमाटोग्राफी के लिए यूज़ करते हो तो वो अलग बात है। जैसे हमारे अवेलेबल लेंसेस और सिनेमाटोग्राफी लेंसेस के अंदर डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा हम जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम साइज़, मतलब आप मैट बॉक्स लगाते हो तो सारे प्राइम लेंसेस का साइज़ एक रहता है, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बातें होती है जो हमको ध्यान रखनी पड़ती है। वो बातें ये है कि वाइल मैन्युफैक्चरिंग कई बातों को, फोटोग्राफी के लेंसेस को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है जितना सिनेमाटोग्राफी लेंसेस को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बहुत संभल के किया जाता है। उनमें से मेजरली एक और बात होती है, जैसे मैंने एक सेट ऑफ लेंसेस खरीदा सिनेमाटोग्राफी का। सेट ऑफ लेंसेस में राइट फ्रॉम अल्ट्रा वाइड एंगल एक है, एक वाइड एंगल एक है, एक स्टैंडर्ड एक है, एक पोर्ट्रेट एक है और एक टेलीफोटो एक है ना। ये सब लेंसेस उसमें है और मैं वो सेट खरीद रहा हूँ, है ना। इसको हम लोग अगर कार्ल ज़ेस का मास्टर प्राइम सेट बोलेंगे तो वो एक सेट के अंदर सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो एक तो क्या हो जाता है, इन सारे लेंसेस का एक सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ जो होती है वो ये है कि जो ट्रांसमिशन होता है, लाइट ट्रांसमिशन, जिसको हम आइरिस का टी से हम मेजर कर रहे हैं, ट्रांसमिशन जो मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे हम लोग अपर्चर को एफ स्टॉप बोलते हैं, तो ये लोग एफ स्टॉप मेजर नहीं करते हैं,
ये लोग ट्रांसमिशन को मेजर करते हैं। मतलब ये दोनों में फ़र्क क्या है, हम हमारे फोटोग्राफी लेंसेस में जब अपर्चर की बात करते हैं तो एफ स्टॉप की जब मेजर करते हैं तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एफ स्टॉप को डिसाइड करते हैं। कैसे? डायामीटर ऑफ द अपर्चर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, जो भी नंबर आ रहा है उसको हम एफ स्टॉप मान के चल रहे हैं और हम उस एफ स्टॉप पे फोटोग्राफी करते रहते हैं। हर एक लेंस का एफ स्टॉप 2.8 रखेंगे तो हमको लगता है कि हाँ 2.8 पे हम शूट कर रहे हैं। सिनेमा में ऐसा नहीं चलता है क्योंकि इनको बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है। और ऐसा क्यों, उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। जब आप स्टिल लेते रहते हो तो आप क्या करते हो, एक लेंस लगा के फोटोग्राफी कर रहे हो, क्लिक कर दिया, दैट्स इट, एंड फिर से आप दूसरा लेंस लगा के वहाँ पर फोटोज़ ले रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, बीच में गैप रहेगा, फिर वहाँ के सामने वाली चीज़ें बदल जाएगी, सब चीज़ें होगी, ये होते रहता है ना। लेकिन सिनेमा में क्या होता है कि जब हम एक शूट करते रहते हैं, एक सीन शूट करते रहते हैं, तो हो सकता है कि उस सीन में वाइड एंगल में लेते समय 4 लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम 4 लोगों को, और एक 30 सेकंड के डायलॉग्स है 2 लोगों के बीच में, ठीक है। फिर डायलॉग्स है वाइड एंगल में मैंने ले लिया और फिर सेम शॉट में मैं हो सकता है कि जो डायलॉग बोल रहा है उसका क्लोजअप लेना है मुझे सेम शॉट में। मतलब वही डायलॉग रिपीट हो रहा है लेकिन मुझे क्लोजअप लेना है, तो क्लोजअप सेम वाइड एंगल से तो नहीं होगा, तो मुझे लेंस बदलना पड़ेगा। और लेंस जब बदल के मैं क्लोजअप लेते रहता हूं तो मेरी लाइट कंडीशन, प्रोफेशनल लाइट से कंडीशन सिनेमा में जो की हुई है वो तो वही है, फिक्स है, वो बदल रही नहीं है, लाइट कंडीशन सेम रख रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन जब मैं लेंस बदल के क्लोजअप ले रहा हूं तो अगर मैं पहले T2.8 पे शूट किया और बाद में मेरे लेंस में T2.8 पे दूसरे लेंस पे रख के मुझे शूट करना है तो एग्जैक्ट सेम एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि मैं लाइट को मेजर करने का जो पैरामीटर है लेंसेस का वो ट्रांसमिशन वाला है। मतलब आपके एलिमेंट्स कुछ भी रहो, आपका आइरिस का साइज कुछ भी रहो, अंदर सेंसर पे जाने वाली लाइट T2.8 रहेगी, ट्रांसमिशन को मेजर कर रहे हैं। तो वो T2.8 इज एग्जैक्टली सेम फॉर ऑल T2.8। लेकिन जब अपर्चर की बात करते हो आप, तो आप डायमीटर ऑफ द अपर्चर वर्सेस फोकल लेंथ मेजर कर रहे हो, अंदर लाइट उतनी ट्रांसमिट हो रही या नहीं आपको भी नहीं पता। तो आप अगर सेम मैन्युफैक्चरर के 2 लेंसेस यूज करते हो तो उसका 2.8 पे जितनी लाइट अंदर जाती है दूसरे लेंस के 2.8 में उतनी लाइट नहीं जाती है, इतनी एक्यूरेसी नहीं रहती है, क्योंकि वो लोग उतना सीरियसली उसको मैन्युफैक्चर किया हुआ ही नहीं रहता है। तो मतलब क्या हो गया कि आपको सिनेमा लेंसेस के अंदर की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहने से कंफर्ट बहुत रहता है कि हमने लेंस बदल दिया और शूट कर लिया तो बिल्कुल जर्क नहीं आएगा। कैसे? 30 सेकंड के शॉट में मैं वाइड एंगल 5 सेकंड दिखाया, फिर एक का क्लोजअप दिखाया, फिर दूसरे का क्लोजअप दिखाया, मैं ऐसे कर रहा हूं, तो वहां पर अगर माहौल बदल गया ऐसा दिखेगा तो फिर क्या मतलब है। चलो ये तो हो गया लाइट और आइरिस और एफ स्टॉप की बात। लेकिन एक और बात होती है, वो ये होती है कि हर लेंस का आउटपुट जो है उसका एक कलर का भी ट्रांसमिशन पे डिपेंड करता है। कलर ट्रांसमिशन हर एक लेंस के कोटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक लेंस में 10 से 13, 14, 15 कुछ भी एलिमेंट्स रह सकते हैं लेंस के अंदर, और हर एक एलिमेंट के ऊपर कोटिंग होती है। आपने देखा होगा कि कोई लेंस में लिखा हुआ रहता है कि 2 फ्लोराइड एलिमेंट्स, किसी में लिखा हुआ रहता है कि 1 फ्लोराइड एलिमेंट, किसी में रहता है कि 4 फ्लोराइड एलिमेंट्स हमने रखा हुआ है। अब वो आप लेंसेस यूज कर रहे हो सेम मैन्युफैक्चरर के, माउंट सेम है, लेकिन जैसे ही आपने लेंस बदला तो कलर चेंजेस हो जा रहे हैं, कलर्स के चेंजेस हो रहे हैं सेम लाइटिंग में। तब क्या करोगे आप? दिस इज नॉट फॉल्ट ऑफ वाइट बैलेंस और समथिंग लाइक दैट, नो, एक्चुअल लेंस का ही कलर बदल जा रहा है, लेंस के रिजल्ट का। और सिनेमा लेंसेस में कलर चेंज नहीं होना ऐसा उस सेट को सोचते हैं,
कंप्लीट सेट को। मतलब जैसे मैंने अगर अल्ट्रा प्राइम लेंसेज भी खरीदता हूँ सस्ते वाले, मास्टर प्राइम और अल्ट्रा प्राइम के प्राइस में बहुत फ़र्क है। जैसे कार्ल ज़ाइस का अल्ट्रा प्राइम भी खरीदता हूँ तो उसके लिए अगर मैं 5 लेंस का सेट खरीदता हूँ तो पाँचों लेंसेज के लिए ट्रांसमिशन टी लेंस का ट्रांसमिशन टी जो नंबर रहता है वो, और कलर्स ट्रांसमिशन दोनों भी मैच किए हुए रहते हैं। इसीलिए ये लेंसेज के एलिमेंट्स भी पूरे ग्लास के रहने की वजह से इनका वजन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत हेवी रहते हैं ग्लास की वजह से भी, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग पूरी मेटल बॉडी में होती है। आपको एक बात बताता हूँ, हम तो लेंसेज बदलते रहते हैं और हमारे लेंसेज सर्विसिंग के लिए बहुत जाते रहते हैं, है ना, ये तो हमको भी पता है। लेकिन सिनेमा लेंस जब खरीदता है कोई तो ज़िंदगी भर के लिए खरीदता है। मतलब अगर आप कार्ल ज़ाइस का मास्टर प्राइम सेट खरीदते हो तो उसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं लेंसेज जब रेंट पे मंगाता हूँ, मास्टर प्राइम लेंसेज वगैरह, तो उसके मेटल के गेयर्स जो होते हैं वो घस गए सो रहते हैं, लेकिन लेंस फिर भी सेम रिजल्ट देते रहता है। मतलब उसके घस जाके अंदर का वो क्रोम का कलर दिखते रहता है। आप इमेजिन करो कि पूरा ऊपर का ब्लैक कलर घस गया, गेयर भी घस रहे, और साथ में क्रोम दिख रहा है अंदर का, और कई बार तो उस पर 50 जो कार्ल ज़ाइस लिखा हुआ का ज़ाइस वगैरह ऐसे मिट गए हुए रहते हैं। उतना मेटल पे एम्बोस किया हुआ मिट जाना, मतलब कितना यूज़ किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट सेम आते रहता है। दैट इज़ व्हाट द क्वालिटी ऑफ लेंस। तो ये इसलिए, लेकिन महंगे बहुत होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, रिजल्ट्स तो अल्टीमेट होता है। और सिनेमा के लिए क्यों इतनी ज़रूरत है रिजल्ट की? वाई नॉट आवर DSLR या मिररलेस के जो स्टिल फोटोग्राफी के लेंसेस क्यों उतने काम में नहीं आते, ऐसा लगता है? क्योंकि सिनेमा जो होता है वो बड़े पर्दे के लिए बना हुआ होता है, तो वहाँ पर मैग्नीफाई होकर दिखते समय हर छोटी गलती भी वहाँ दिख जाती है, तो वहाँ पर आपको बहुत एक्यूरेट लगता है रेन लेंसेस। और हम डॉक्यूमेंट्री के लिए या आप टीवी स्क्रीन के लिए, इवन इंटरनेट यूजेस के लिए जब हम बनाते हैं तो हमारे सारे बॉडीज़ बिल्कुल आराम से चल जाते हैं। आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट्री आप बना रहे हो तो डॉक्यूमेंट्री का अपना एक बजट होता है। वो बजट कैसे होता है कि भाई मुझे ये इतने दिनों के लिए ये एरिया जाना है, ये सब खर्चा पकड़ के हम बोलते हैं। और मोस्टली डॉक्यूमेंट्री बनाते समय जेब से पैसा लगते रहता है बहुत बार। जब प्रोफेशनल बन जाते हो तो पहले के डॉक्यूमेंट्री का पैसा दूसरे के लिए डाल रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्री का बजट एक फिक्स होता है, कम होता है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट्री शूट करते समय हम लोग मैक्सिमम 3 या 4 लेंसेज कैरी करते हैं। कैसे? एक अल्ट्रा वाइड एंगल, जो भी लेंस अपने पास अवेलेबल है, और एक नॉर्मल लेंस 50 कंपलसरी। मतलब अल्ट्रा वाइड एंगल में भी कई लोग क्या करते हैं 16-35 ले लेते हैं, सारा रेंज आ गया। फिर कुछ लोग 24-70 रखते हैं, वो भी जूम लेंस हो गया, और 70-200 रखते हो, ये 3 लेंस हो गए। और एक स्टैंडर्ड लेंस जो है आपका, वो एक्चुअली आप क्या करते हो मोस्टली ऐसे, जब स्टैंडर्ड लेंस को 50 ऐसा एक लेंस है कि वो लेंस आपको सस्ता भी मिल जाता है और हाई पावर का भी मिल जाता है। तो प्राइम लेंसेस में क्या कौन सा रखते हैं आप? बस ये 50 है ना। लेकिन सिनेमा में प्राइम लेंस का सेट रखना पड़ता है पूरा। क्यों? क्योंकि जूम का इम्पैक्ट रिजल्ट पे आता है। डॉक्यूमेंट्री में आपको जूम बहुत मस्ट हो जाता है। जैसे अगर आप वाइल्ड लाइफ के लिए ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हो तो वाइल्ड लाइफ में तो जूम लेंस का बहुत वैल्यू है। क्यों? क्योंकि आपको लेंस बदलने का टाइम नहीं रहता है, एंड आपको सब्जेक्ट को फॉलो करते करते ही कभी कभी आपको वाइड एंगल में भी लेना पड़ता है, कभी कभी आपको क्लोजअप भी लेना पड़ता है। तो यू कांट चेंज लेंसेस दैट टाइम।
सो दैट टाइम जूम लेंस बहुत वैल्यूबल हो जाता है। तो लॉजिकली अपने जो 70-200 ऐसे लेंसेज जो हैं वो बहुत काम के हैं। मैं बताऊं सिनेमा में भले ही वो कितना भी प्रोफेशनल आउटपुट निकाल रहा हो, कैनन का 70-200 जो स्टिल फोटोग्राफी वाला लेंस है वो हर सिनेमा वाला यूज़ करता है। वो एक ऐसा लेंस है कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सच में अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत अच्छा है। और उसका पर्टिकुलर पर्पस होता है लेने का। क्यों? क्योंकि कई बार यूनिट इतना बड़ा ले जाना नहीं है और फास्ट शूट करके आना है, तो जब ऐसे लेंसेस काम के हैं। बाकी लेंसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए यूज़ नहीं करते, लेकिन 70-200 जो है वो अल्टीमेट लेंस है, तो उसको बहुत बहुत लोग यूज़ करते हैं। अभी रही बात इसकी कि पावर ऑफ लेंसेस। पावर ऑफ लेंसेस में हाईएस्ट पावर को वैल्यू होता है सिनेमा में, वेदर यू आर कैप्चरिंग ऑन योर DSLR और मिररलेस, हाई पावर लेंसेस की बहुत वैल्यू होती है। उसका रीज़न क्या है हाई पावर लेंसेस की वैल्यू होने का? जैसे अगर आप सिनेमा जब शूट कर रहे हो, तो अगर आपके पास में 2.8 लास्ट पावर है, 2.8, दिक्कत क्या आती है? 2.8 तो आपको 70 mm एंड अबव के लिए इजीली काम में आ जाता है आराम से, लेकिन उससे नीचे के लेंसेस के लिए डेप्थ आ जाती है 2.8 पे। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि अगर आपको डेप्थ नहीं दिखाना है, डेप्थ ऑफ फील्ड कम रखना है, तो बहुत दिक्कत जाती है। तो इसलिए हाई पावर लेंसेस की वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा, जब भी आप लेंसेस यूज़ करते रहते हो, DSLR और मिररलेस की बात कर रहा हूँ, मैं सिनेमा की नहीं बात करूँगा अभी, है ना? तो अगर आप लेंसेस यूज़ कर रहे हो और ऑटो फोकस पे यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑटो फोकस पे, तो आपके पास में जैसे लाइट कम होती है, तो आपका पूरा ऑटो फोकस सिस्टम डिपेंड करता है आपके पास में हाईएस्ट पावर क्या है उस पर। क्योंकि अगर लाइट नहीं मिलेगी, ISO से बढ़ाने से फोकस को कोई फायदा नहीं होता है। फोकसिंग के लिए फिजिकल लाइट की जरूरत होती है। ISO बढ़ा के मिलने वाली लाइट से फोकस का कुछ फायदा नहीं है। फोकसिंग के लिए 100% सामने जो लाइट है वो लाइट फोकसिंग को सफिशिएंट है या नहीं, इसका डायरेक्ट संबंध है। तो आपके पास अगर आइरिस 3.5 5.6 का है, क्या होगा? वो मैक्सिमम खुलेगा ही 5.6। तो आप जैसे सनसेट होता है तो आपका फोकसिंग करना बंद हो जाएगा, ऑटो फोकस करना। और अगर आप मैनुअल फोकस करना भी चाहते हो तो आपको वो 5.6 के जरिए आने वाली लाइट ही पीछे आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखने के लिए भी ISO बढ़ा के मॉनिटर में दिख रहा है तब जाके फोकस करोगे आप। मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस तो करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सामने लाइट नहीं है उतनी। तो ऐसे में आपको पावर ऑफ लेंस, समझो आप 2.8 वाला लेंस यूज कर रहे हैं, तो 2 स्टॉप की लाइट बढ़ गई 5.6 के कंपैरिजन में, तो सनसेट के बाद और 15-20 मिनट काम करेगा आपका लेंस। 4 रखेंगे तो 15 मिनट, और फिर 2.8 में 20-25 मिनट तक और काम करेगा। फिर उसके बाद इस तरह से देखेंगे तो, लेकिन एक और प्रॉब्लम होता है ऑटो फोकस में। जब आप 2 अपर्चर से नीचे आ जाते हो, तब आपको वाइड एंगल के लिए तो फोकसिंग होते रहता है, लेकिन टेलीफोटो के लिए ऑटो फोकस उतना सपोर्ट नहीं करता है लेस देन 2 अपर्चर के लिए। क्यों? क्योंकि डेप्थ इतनी कम हो जाती है, फोकसिंग के लिए भी ढूंढना पड़ता है। क्योंकि एक तो लाइट कम है, लाइट अगर है ज़्यादा तो वो कर लेगा, लेकिन लाइट कम है तो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए फोकसिंग बड़ी दिक्कत जाती है। मतलब ये हो गया कि अगर आप हाई पावर लेंसेस यूज़ भी करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड एंड बिलो वालों को यूज़ कर सकते हो।
टेली लेंसेज का अगर हाई पावर लेंस है भी, मतलब जैसे 200 mm f2 या T2 वाला लेंस है आपके पास, तो ऑटो फोकस के लिए कोई काम का नहीं है लाइट कम होने के बाद। क्यों? क्योंकि वो करेगा नहीं ऑटो फोकस, है ना। सिनेमा लेंसेस में जो टी से मेजर किए वाले जितने भी लेंसेस है उसमें ऑटो फोकस तो होता ही नहीं है, सारा मैनुअल। क्योंकि वो मैनुअल फोकस एब्सोल्युटली एक मैनुअल फोकसिंग के गियर के लिए बने हुए लेंसेस है वो। मतलब आप फॉलो फोकस उसके ऊपर लगा रहे हो और वो फॉलो फोकस से फोकस हो रहा है, वेदर इट इज मैन्युअली और मोटराइज्ड फॉलो फोकस। वो कोई फॉलो फोकस के लिए कोई फोकसिंग पुलर, फोकस पुलर बोल के एक प्रोफेशनल उसको फोकस करते रहता है, दैट इज ओके। लेकिन ऐसा क्यों होता है, फोकस पुलर क्यों लगता है, ऐसा सिनेमा में क्यों करते हैं? क्योंकि पैनिंग टिल्टिंग के अंदर जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप पैनिंग करते रहते हो तो अदर डायरेक्शन में फोकस करना अपने ब्रेन को पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर आपको बोले कि एक उंगली एक डायरेक्शन में घुमाओ और ये दूसरी उंगली अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ, घुमाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ऐसे करोगे तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, लेकिन ये इधर और ये इधर नहीं होगा। तो उसी तरह से जब आप ट्रॉली को, आपके ट्राइपॉड को एक तरफ घुमा रहे हो और फोकस अदर साइड होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन में घुमाते समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपना ब्रेन जो है ना उसको साथ नहीं देता है। तो इसीलिए हम लोग मैनुअल फोकसिंग करते समय कैमरामैन फोकस करता है। कई बार हो सकता है कि भाई बजट कम है, फोकस पुलर नहीं है, DSLR से शूट कर रहे तो कर लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हाई पावर लेंसेस यूज़ नहीं करते हैं। अगर लेंस यूज़ भी कर रहे हैं तो अपर्चर उतना नहीं रखते हैं। फिर 2.8 के ऊपर 200 mm पे कोई पर्सन आपके तरफ आ रहा है और उसको फोकस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि डिफिकल्ट क्यों, उसके पीछे के रीजंस, आपके पास में फोकसिंग रिंग जो है उसके अंदर मुश्किल से इन्फिनिट से लेके मिनिमम फोकसिंग तक आने के लिए 30 to 40 50 डिग्रीज 100 डिग्रीज गोल घुमाने से हो जाएगा। सिनेमा लेंसेस में 270 डिग्रीज गोल घुमा सकते हो तो आराम से फोकस हो जाएगा। 2.8 रहने के बाद में भी होगा, 2 पे भी हो जाएगा, लेकिन हमारे कैमरा में नहीं होगा, हमारे लेंस में नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप अपने कैमरास पे लेंसेस यूज़ करना चाहते हो फोकसिंग के, तो फॉलो फोकस भी लगा सकते हैं। अपने लेंसेस पे फॉलो फोकस का एक गियर ऊपर से अपने फोकसिंग रिंग के ऊपर लगा सकते हैं और फॉलो फोकस कर सकते हैं। अब फॉलो फोकस में क्या करते हैं लोग, गियर के दांत छोटे करके उसका रिंग ज़्यादा घूमे वैसा कर देते हैं। दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। मतलब हमारा रिंग लेंस के ऊपर का गोल घुमाना और फॉलो फोकस के ऊपर का रिंग घुमाने में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जब वो फॉलो फोकस पे कन्वर्ट करते हैं तो दांत उसके इतने छोटे करके रखते हैं कि आपके यहाँ के 110 डिग्रीज अगर गोल घूमता है पूरा, तो वहाँ पर 200 डिग्री घुमा सकते हो आप वो कन्वर्ट करके। तो इसलिए फॉलो फोकस लगा के फोकस करना अपने लिए भी बेनिफिशियल है। अब एक और होता है, हमारे लेंसेज जो हैं भले ही फोकसिंग मैनुअल फोकस के लिए बने हुए नहीं हैं, उतना रिंग नहीं है, लेकिन गियर सिस्टम भी नहीं है। तो आजकल अपने पास में आपने देखा होगा कि SLR और मिररलेस के लिए गियर के साथ में लेंसेज बहुत लोग बना रहे हैं। सिग्मा हो गया, फ्यूजिनॉन हो गया, ये ऐसे लोग हैं पूरे जो बना रहे हैं। वो लोग कोई सिनेमा लेंस नहीं बना रहे, वो हमारे लेंसेज के बॉडी को बदल के सिनेमा बना रहे हैं। It doesn't mean the quality of lens is like a cinema. No, they are only changing body of still lenses, और वो lenses को हम फॉलो फोकस के लायक उसको गेयर लगा के दे रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बट इट्स नॉट क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स, कलर जो मैंने बोला, टी स्टॉप, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसकी बॉडी बदली जा रही है।
है ना। तो आजकल लेंसेज बहुत लोग बॉडी बदल के दे रहे हैं, तो लेकिन वो अपने लेंसेज से ज़्यादा अच्छे होते हैं एज कंपैरेटिवली यूजेबिलिटी के बारे में, है ना। क्वालिटी के बारे में अभी तक कैनन और सोनी वाले अपने लेंसेज को ऐसे नहीं बनाए। कोई सस्ते लेंसेज जो दूसरे लेंसेज वाले जो रहते सिर्फ लेंस ही मैन्युफैक्चर करते, वो लोग ये सब कर रहे हैं। तो उनके पास में उतनी क्वालिटी लेंस नहीं है, क्योंकि क्वालिटी एलिमेंट्स यूज़ नहीं करते। उनको प्राइस फैक्टर बहुत वैल्यूबल है, तो प्राइस फैक्टर के हिसाब से बना रहे। तो ठीक है, हमारे लिए एक इन जनरल मैं अगर बोलूँ तो आपको ये सारी चीज़ें देखेंगे तो क्वालिटी के बारे में अगर हम बोलें। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने बोला है कि आपका लेंस का ट्रांसमिशन के हिसाब से, फोकसिंग के हिसाब से, फॉलो फोकस को सपोर्ट करने के हिसाब से, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई है जो हमारे लेंसेज को। लेकिन हमको यूज़ तो यही लेंसेज करना है जो हमारे पास में अवेलेबल है। जब हमको यही यूज़ करना है तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे लेंसेज सिनेमाटोग्राफी के लिए कितने सूटेबल है। अगर है नहीं भी है तो फिर हमको उससे काम कैसे निकाल के लेना है, हमारे लिए वो वैल्यूबल है। क्योंकि हम शूट तो इसी से करना है, तो फिर हम काम कैसे निकालना है ये हमको जानना पड़ेगा। तो फिर एक डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे पास में एक रेंज ऑफ लेंसेज है अवेलेबल, और उस लेंसेज के साथ में ही अगर हमको काम करना है तो हमको कैसे करना चाहिए। देखिए, मैं बताऊं कि भले ही हमारे पास में अच्छे लेंसेज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दो मास्टर लेंसेज जो हैं, सॉरी अपने प्राइम लेंसेज जो हैं, वो आपको मस्ट होते हैं। दो प्राइम लेंसेज, आप सिनेमा जब शूट कर रहे हो तो दो प्राइम लेंसेज हमारे फुल फ्रेम के लिए भी मस्ट होते हैं। नंबर 1 24 mm फिक्स प्राइम लेंस एंड 50 mm प्राइम लेंस। ये दो मिनिमम हमारे पास में होना ही चाहिए। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये दो लेंसेज से हमारा बहुत काम होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंट्रीज ऑन ह्यूमंस बनाने वाले हो तो 85 mm ले लो आप इंस्टेड ऑफ 24 mm। 50 mm तो मस्ट है, आप 85 ले सकते हो अगर आपको वाइड एंगल साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दो प्राइम लेंसेस आपके किट में होना ही चाहिए। आप किसी भी प्रकार की शूट करो, किसी भी प्रकार की, वेदर यू आर डूइंग any kind of documentaries, you need these बेसिकली एक दो आपके पास में प्राइम लेंसेस होना चाहिए। बाकी जूम रखो आप, चलता है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाने का पैटर्न है, आगे चल के हम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने के पैटर्न्स के बारे में जब हम पढ़ने वाले हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि लेंसेस कौन से यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है ना। तो हमारे लिए ये चीज़ें भी है ना। तो अभी एक और चीज़ मुझे बात करना है ना। अभी एक और, मैं यहाँ पर एक मिनट देखता हूँ, ऑलमोस्ट आज के टॉपिक के सभी चीज़ें कवर हो गई क्या बोल के, है ना। ठीक है ना। तो अभी देखिए, जैसे हम लोगों को लेंसेज के बारे में जब बात कर रहे हैं तो किट की जब बात कर रहा हूँ, दो प्राइम लेंसेज की बात हो गई अपनी, दो होना ही चाहिए। 16-35 16-35, एक 24, एक 50 और एक 24-70 और फिर 70-100। दिस इज़ व्हाट द रेंज ऑफ सिनेमाटोग्राफी। अगर आप वाइल्ड लाइफ में जाके करते हो, आपको लगता है कि हम वाइल्ड लाइफ में 70-200 से करना है या उससे बड़ा लेंस लगता है, तो मैं सच बताता हूँ, इवन वाइल्ड लाइफ में भी अगर आप डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो तो आप 300 mm साथ में रखते हो, 500 mm भी साथ में रखते हो। सच बोलता हूँ, वो रेंज के शॉट्स हार्डली
मतलब 10% आएंगे टोटल इसमें से। अगर आप किसी भी स्पीसीज के बारे में बना रहे हो 10%, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। मैं अगर यूज़ भी अगर एडिटिंग करते समय बोले आप मुझे, तो 10% मैं यूज़ करूँगा अबोव 200 mm के शॉट्स को। कैसे आता है 10% में, क्या आता है, लिटरली मैं बताता हूँ। जब आपकी स्टोरी एस्टैब्लिश हो रही है, आपका पूरा स्पीसीज के बारे में आपका सब फॉलो हो रहा है, सब हो रहा है, तो रिजल्ट के रूप में आप उसको क्लोजअप दिखाते हो। तो 10 to 15% के शॉट्स है वो, तो आप वो उसके लिए आप 200-600 रख सकते हो तो भी चल जाएगा, आप जूम लेंस रखेंगे तो भी चलेगा वहाँ पर, क्योंकि उन शॉट्स में बहुत कम शॉट्स आपको पिक करना है वहाँ से, है ना। तो हायर रेंज के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है सिनेमा के लिए। हाँ, अगर आप स्टिल्स लेते हो तो 600 टेली आपको बहुत डेड शार्प लिए चाहिए, वो तो अलग चीज़ है। सिनेमा में फिर शार्पनेस नहीं चाहिए क्या, अगर आप ऐसे बोलते हो। सच बताता हूँ, आप लोग इमेजिन करो 180 शटर एंगल से आप क्या शार्पनेस लाओगे। आप कितना भी अच्छा लेंस यूज करो, आपका शटर एंगल 180 रहने के बाद में वो आप कुछ भी कर लो, वो वाला शार्पनेस जो स्टिल में दिखता है आप उससे भी नहीं ला सकते। क्या कर लोगे आप, हमारा शटर एंगल 180 है तो आप ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते हो शार्पनेस के बारे में। अब ये शटर एंगल फोकल लेंथ बढ़ने से बदल रहा है क्या, नहीं बदलेगा। आप भले ही 600 mm लगा रहे हो, आप 50 शटर स्पीड को बदल नहीं सकते हो। तो आपको लगता है 50 शटर स्पीड पे एक एक फ्रेम ब्लड शार्प आएगा, इम्पॉसिबल है। तो फिर शार्पनेस ऑफ द लेंस का आपको क्या लेना देना है सिनेमा में। तो जब आप सिनेमा करते हो तो आपका एक बहुत बड़ा पैसा हम बचा रहे हैं कि टेली लेंसेज के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। बिकॉज देखो, ऑफ कोर्स कोई चीज़ बैठी हुई है, फुर्सत से शूट कर रहे हो आप, और बिल्कुल कैमरा भी स्टडी है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल एक तरफ से लाइट आ रही है, तो उस समय पे एक डेड शार्प लेंस का फ़ायदा होता है। लेकिन वो भी मैं बता रहा हूँ कि रेयरेस्ट है, क्योंकि सामने वाला सब्जेक्ट मूविंग रहेगा तो ही सिनेमा इफेक्ट आएगा। आपका कैमरा भले ही मूविंग नहीं रहा तो वो सब्जेक्ट अगर हल्का सा भी मूव हो रहा है तो 50 शटर स्पीड पे क्या कर लोगे आप। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोस्टली कितना भी अच्छा हो, कॉन्ट्रास्ट लेंसेज की ज़रूरत है हमको, अच्छे और टेली लेंसेज का कॉन्ट्रास्टनेस ज़्यादा अच्छा होता है एज कंपैरेटिवली आपके जूम लेंसेज, बस उसका ही इम्पैक्ट आएगा, बट बाकी क्वालिटी का उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आपके पास में जो रेंज मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री का, तो यही है, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं लेंसेज का अपना टॉपिक आगे और चलता रहेगा, एक और लेक्चर लेंसेज के ऊपर ही रहेगा। तो हम लोग अभी फिर इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात किए हैं, और ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मुझे दिखाने के लिए स्लाइड्स वगैरह कुछ थे नहीं, तो टोटल टाइमिंग में ही दिख रहा था, तो शायद हो सकता आपको थोड़ा बोर भी हो गया हो। तो लेकिन टॉपिक तो लेंसेज का था, तो दैट इज़ ओके, है ना। तो कल मिलते हैं वापस लेंसेज के टॉपिक के साथ, लेकिन लेंसेज के टॉपिक में रिजल्ट्स और वो सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। चलो बाय।